नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में मार्च अप्रैल में संभावित नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस जाति समीकरण बिठाने की तैयारी में है। निकाय चुनाव से पहले सीएम शिवराज भी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने स्वर्ण समाज के लिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक आयोग की तर्ज पर सवर्ण आयोग बनाने की घोषणा की है। सवर्णों के साथ साथ बीजेपी दलितों और पिछड़ा वर्ग के लोगों को साधने की कवायद भी कर रही है। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हुई कांग्रेस अब नगर निकाय चुनाव में भी इसे बरकरार रखना चाहती है। हालांकि ये बड़ी चुनौती है क्योंकि विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव दोनों के मुद्दे, वोटरों की समस्याएं अलग अलग होती है। कांग्रेस हाईकमान ने आदिवासी वोट बैंक को साधे रखने की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को दी है, लेकिन इन हालातों के बीच निकाय चुनाव में जाति का ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सियासी आसमान में एक और चुनावी मौसम छाने वाला है। मार्च के बाद कभी भी नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है और इसके लिए चुनावी मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। यूं तो ये चुनाव है कस्बों और शहरों में बिजली, पानी, सड़क, रोशनी, सफाई, सौंदर्यीकरण जैसी सुविधाओं की निगरानी करने वाली संस्थाओं का। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में हावी हो चुकी जाति का फैक्टर यहाँ भी हावी है। इसकी वजह शायद ये है कि हमारे सियासतदान जान चुके हैं कि यहाँ वोट विकास के मसलों पर नहीं, जातीय समीकरण पर पड़ते हैं। जातिवाद की इसी हवा का रुख भांपकर दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस जातियों को साधने की जुगत में लग गए हैं। बात बीजेपी की करें तो मध्य प्रदेश में मार्च अप्रैल में संभावित नगरीय निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब उन्होंने सवर्ण के गठन का ऐलान कर चुनावी शतरंज की बिसात पर अपना पासा फेंक दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के हर वर्ग की सरकार है। हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई और बहनों के लिए आयोग बना हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, उसको भी संवैधानिक आयोग का दर्जा हमने दिया है। लेकिन सामान्य वर्ग के भी गरीब भाई और बहन, बेटे बेटियां, उनकी समस्याओं का समाधान करना ये सरकार का कर्तव्य है। और इसलिए हमने तय किया कि सामान्य वर्ग के जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है 10% आरक्षण उनको मिल रहा है, लेकिन और भी कई कदम उठाने की जरूरत है और इसके लिए हमने आयोग गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के इस ऐलान को सीधे निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में 22% सवर्ण हैं और इनमें से अधिकतर बड़े शहरों में बसते हैं। वोट बैंक के नजरिए से देखें तो इनका झुकाव जिस राजनीतिक पार्टी की तरफ रहेगा उसको चुनाव में फायदा होना स्वाभाविक है। 3 साल पहले सीएम के माई के लाल वाले बयान के बाद सवर्ण वोटों की नाराजगी का ही नतीजा था कि सवर्ण दलित जातीय समीकरण वाले ग्वालियर, चंबल अंचल समेत दूसरे शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब बीजेपी की इस कवायद को विपक्ष सवर्ण वोटों को मनाने की कोशिश करार दे रहा है। पहले से सवर्ण आयोग बना हुआ है, उसी की घोषणा कर दी। ये कैसे घोषणावीर लोग हैं? खुद इनके मंत्री कह रहे हैं कि ये पहले से है। आज आपको जो मुद्दे जनता के हैं उनके जवाब दीजिए, उनको एड्रेस कीजिए, जिससे कि आप नगरीय निकाय चुनाव जीतने की संभावनाएं बना पाओ। ये सारी की सारी चीजें नगरीय निकाय चुनाव के चक्कर में भाजपा कर रही है। पर आज भाजपा की रीति नीति से जनता जो है बहुत अच्छे से जागरूक है, जनता बहुत अच्छे से रूबरू, सब कुछ समझती है और जनता इसका ठोस जवाब देगी आने वाले चुनाव। सवर्ण खुश हैं, लेकिन दूसरे वर्ग भी नाराज ना हो, बीजेपी इसके लिए उन्हें भी मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। 26 जनवरी को विंध्य के दौरे पर गए सीएम शिवराज सिंह चौहान के रीवा, सतना में दलित परिवारों के घर भोजन हो या बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा की पार्टी दफ्तर में शाही अंदाज में ताशपोशी, इससे भी निकाय चुनाव में जातीय गणित फिट करने से ही जोड़कर देखा जा रहा है और ये खुद बीजेपी नेताओं की जुबान से झलक रहा है। जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश के अंदर
51.9 ऐसी बड़ी 52% आबादी का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है, जिसके अंतर्गत 92 बड़ी जाति, 350 उपजाति आती है। तो इन जाति समाजों के बीच में जुड़कर मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य करूंगा और जो भारतीय जनता पार्टी की मुझसे मंशा है उसके अनुरूप में खरा उतरने के लिए पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर काम खड़ा करके भाजपा को मजबूत करूंगा। चुनाव भी नजदीक है और बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। नगरीय निकाय चुनाव में जो 52% हमारी आबादी है, पूरा एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। उसके लिए हमारे नगर, ग्राम, गृह, कंदर बन के जो कार्यकर्ता है ओबीसी के, वे सब कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर हम नगर नगर, ग्राम ग्राम, झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में जाकर कमल के फूल का अलग जगाएंगे। जातियों को साधने की कवायद सिर्फ बीजेपी में ही नहीं चल रही, कांग्रेस भी इस कोशिश में पीछे नहीं है। बीजेपी सवर्ण, ओबीसी और दलित वोटों को साध रही है तो कांग्रेस की नजर अपने परंपरागत आदिवासी वोटों पर है। कांग्रेस के सामने आदिवासी वोट बैंक साधे रखने की चुनौती भी है। यही वजह है कि निकाय चुनाव के पहले आदिवासी बाहुल्य जिलों की कमान प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने अपने हाथों में ले ली है। वासनिक 28 से 30 जनवरी तक मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो उम्मीदवारों का चयन करने से पहले क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर नब्ज टटोलेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के कुल जनसंख्या का लगभग 21% वोटर्स आदिवासी है। आने वाले नगरीय निकाय ही नहीं, पंचायत चुनाव में भी आदिवासी वोटर्स का चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। वहीं 2018 की विधानसभा में जिस तरह से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कांग्रेस को सफलता मिली है, उससे पार्टी बरकरार रखना चाहती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़ा फेरबदल हुआ और कांग्रेस ने प्रदेश के आदिवासी 47 में से 31 सीटें जीतकर चौंका दिया था। कांग्रेस हर हाल में अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहती है। वहीं खुद दूसरे वर्गों को साधने में लगी बीजेपी कांग्रेस की इस कोशिश का मजाक उड़ा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में देखा कि बिसाहूलाल जी को किसने मंत्री नहीं बनने दिया। सिर्फ नजर वोटों में है और ये आदिवासियों को वोट ही मानते हैं जो आप कह रहे हैं। उससे आगे बढ़े, कृपा करें वासनिक जी या उनके नेता किस तरह से शिवभान सिंह सोलंकी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। ये उनको वोटर न माने, प्रदेश का नागरिक तो माने, उनके हितों की बात तो करें। 15 महीने में क्या किया इनने उनके हित के लिए? जब ये पूछते हैं तो शून्य हो जाते हैं, हमसे बातें करने लगते हैं। अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताओ और बात करो तो समझ आती है। इन हालातों के बीच निकाय चुनाव में जाति का ऊंट किस करवट बैठता है, किसकी चुनावी गोटी फिट होती है और किसकी फेल, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि जाति का ये मसला आगे भी दिखेगा और इसकी छाप प्रत्याशी चयन में दिख सकती है। दोनों दल ऐसे चेहरों पर दांव लगा सकते हैं जो अपनी जाति बिरादरी पर मजबूत पकड़ रखते हों। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जाति को जोड़ने की इसी कवायद को हम समझेंगे हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे के साथ। प्रकाश जी, सबसे पहले कि जो हमने सुना 52% ओबीसी, 21% आदिवासी, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि 52% वोट वो दिलवाएंगे ओबीसी के, कांग्रेस की नज़र 21% पर है। इस बीच जो स्वर्ण मतदाता बसते हैं उनके लिए एक सवर्ण आयोग है। तो क्या मान लिया जाए कि जो नगरीय निकाय चुनाव होना है वो गटर, नाली, बिजली समस्या से हटकर जाति समीकरणों पर लड़ा जाएगा? देखिए मनोज, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो नगरीय निकाय के चुनाव बहुत स्थानीय समस्याओं पर होते हैं और अगर राजनीतिक दल उसको जातिगत समीकरणों से जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो रणनीति में धोखा खा जाएंगे। दूसरी बात कि बैकवर्ड क्लास की रही कि 52% बैकवर्ड क्लास मध्य प्रदेश में है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये पिछले 15 साल और अभी लगातार पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री दिया है, जो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया मध्य प्रदेश को। ये एक बड़ा निर्णायक फैक्टर है। ये एक बहुत बड़ा निर्णायक फैक्टर है और इसलिए लगता है कि मुझे पिछड़े वर्ग का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है। रही बात शहरी क्षेत्रों के मध्यम वर्ग की और स्वर्ण जातियों की, तो वो वैसे भी बीजेपी की समर्थक जातियाँ मानी जाती हैं, परंपरागत वोटर है, परंपरागत वोटर है। तो इसके लिए उन्हें लुभाना कि मतलब
स्वर्ण आयोग बना के, तो मुझे लगता है कि एक पहले निर्धन आयोग बना था, बाबूलाल जैन को शायद उसका अध्यक्ष बनाया गया था। बिल्कुल। तो उसी का कुछ परिष्कृत स्वरूप स्वर्ण आयोग नाम बदल के उसका ये मुझे लगता है कि कर दिया गया होगा, क्योंकि उस निर्धन वर्ग आयोग में सामान्य वर्ग के लिए ही, जो सामान्य वर्ग के जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं है, उन लोगों के बारे में चिंता की गई थी। बिल्कुल। केंद्र सरकार ने भी 10% आरक्षण की बात। दूसरी बात, आदिवासी क्षेत्रों में या शेड्यूल कास्ट क्षेत्रों में बीजेपी को मध्य प्रदेश के अंदर हर वर्ग का समर्थन है। पिछली बार जरूर आप देखेंगे कि आदिवासी बीजेपी से रूठा था। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो बाद में भी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी ने झाबुआ जैसी सीट जीत ली थी। बिल्कुल। धार जैसी सीट जीत ली थी, खरगोन जीत लिया था। तो मुझे लगता है कि वो एक थोड़ी स्वाभाविक नाराजगी विधानसभा में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों के वोटरों को जिस तरह से साथ रखा है, तो मुझे लगता है कि उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि स्थानीय निकायों का जहाँ तक सवाल है, तो कांग्रेस चाहे जो रणनीति बना रही हो, आप गौर करेंगे कि मुख्यमंत्री अभी हर नगर निगम के क्षेत्र में जा रहे हैं। बिल्कुल। कल वो देवास गए थे, इंदौर होके आए, रीवा थे, परसों सागर जाएंगे, रीवा होके आए। तो मुझे लगता है ये, उसके अलावा वो जितनी नगर पालिका है, जितनी नगर परिषद है और पंचायत है, मतलब वहाँ तक जाने की शिवराज सिंह चौहान की प्लानिंग है। और उसके लिए वो अभी हाल पहले यहाँ जाएंगे, फिर वो एक जिला एक दिन जैसा प्लानिंग चालू करेंगे कि उनका ऐसा कहना है कि एक दिन एक ज़िले में बिताएंगे। अब उस एक ज़िले के अंदर वो, मतलब दूसरी बात, वो समाज के एक जो निर्धन वर्ग है, वो ज़रूरी नहीं कि वो शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो या कोई भी हो, वहाँ जाके भोजन कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। तो जब पब्लिक कनेक्ट का जो तरीका शिवराज सिंह चौहान के पास है, वैसा तरीका उनके किसी प्रतिद्वंदी, खास करके जो विपक्षी दल है, ये किसके पास है? या भी जो उनके कहे नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से मेहनत करते हैं, वो चाहे एक साधारण सा चुनाव हो, चाहे बिल्कुल प्रतिष्ठा का चुनाव हो, मुझे लगता है कि वो दोनों ही चुनावों को एक तरीके से लेते हैं। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। आप देखेंगे कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में अमित शाह से लेकर जगतपाल नड्डा तक जो है चुनाव प्रचार करने गए, तो बीजेपी ने इस चीज को वो नहीं किया। योगी आदित्यनाथ वगैरह सभी पहुंच गए थे। बिल्कुल। बीजेपी के टारगेट पे साउथ का एक राज्य जो है वो तेलंगाना हो सकता है। जिस तरह से वो पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लगता है कि आश्चर्यजनक है, लेकिन वो 18 सीटें लोकसभा में ले आए थे और वोट शेयर भी 40। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की मेहनत करने की जरूरत कांग्रेस को लड़ने के लिए, तो बाकी समीकरणों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जीतने लायक उम्मीदवार का चयन करना बहुत जरूरी है। आपको स्थानीय समस्याएं, कई सारी नगर पालिकाएं, नगर निगम ऐसे हैं जहां बरसों से कांग्रेस का कोई महापौर चुनाव नहीं जीत पाया। बिल्कुल। ब्रजेश जी, चुनाव की बात है और एक और बड़ी बात है कि हमने देखा था कि कांग्रेस के शासनकाल में ये हुआ कि जो ओबीसी का आरक्षण 14% उसको बढ़ाकर 27% कर दिया। मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। तो क्या इस सवर्ण आयोग को इसी के गठन से जोड़कर देखा जाए कि एक मैसेज देने की कोशिश है? क्योंकि ओबीसी आरक्षण का जो पेच फंसा है, तो दो तरीके से युवाओं को नुकसान हो रहा है। एक तो प्रमोशन में आरक्षण का मामला उलझा हुआ है, जिसके कारण भर्तियों में दिक्कत आ रही है। दूसरा, जो आरक्षण पर, ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट में रोक लगी हुई है, इसको लेके भी भर्ती में दिक्कतें आ रही हैं। तो इन सबको तीसरा एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। कम से कम सवर्ण जाति के जो लोग हैं, निर्धन हैं, जो उस कैटेगरी में आते हैं, जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है, उनके लिए एक रास्ता खोलने की कोशिश की है, और ताकि एक बैलेंस बना रहे। निश्चित रूप पर मनोज जी, बैलेंस बनाने की कोशिश है। आपने देखी कि पिछले चुनाव में भाजपा को ऐसा लगता है कि जो माई का लाल जो शब्द थे शिवराज जी के, वो उनको एक तरह से भारी पड़ गए। स्वर्ण वोट बैंक उन्हीं का था, सवर्णों का वोट बैंक भाजपा पे ही जाता है, ओबीसी भी भाजपा पे ही जाता है। जो 2 वोट बैंक उनके परमानेंट थे, अब जैसे आदिवासी वोट बैंक है, 47 में से 31 सीटें कांग्रेस ले गई थी। ये जो उनके पास आ गया था पिछले 2-3 चुनाव में हम देख रहे थे, 2013 में आया था, 2018 में अचानक खिसक। लेकिन एक उसके लिए एक शायद निर्णायक फैक्टर जो जयस से कांग्रेस का पैक्ट रहा था, हीरालाल अलावा जो लड़े थे, उसका 13 लगातार जो है बीजेपी के साथ रहा। 18 के अंदर, फिर 18 के अंदर जो खिसका था, जिस तरह से कांग्रेस कवायद कर रही है मुकुल वासनिक, अब 28 से 31 तक उन जिलों का दौरा कर रहे हैं आदिवासी, वो वोट बैंक को साधना चाहती है, बरकरार रखना चाहती है कि वो, क्योंकि फ्लोटिंग वोट बैंक हो गया। वो पहले बीजेपी के पास रहा है 3 चुनाव में, पहले कांग्रेस के पास था जाहिर तौर पर, लेकिन वो पिछले 3 चुनाव से भाजपा पे पूरा भरोसा कर रहा था। पिछले चुनाव में खिसक गया था, तो आप उसको मान सकते हो कि वो इस बार फिर भाजपा के पाले में आ सकता है।
रही लोकसभा में तो आ ही गया था, लोकसभा में आ ही गया था। रही सवर्णों वाली बात, इलेक्शन में भी था, तो सवर्णों की बात रही, तो वो मुझे लगता है कि भाजपा उस बात को ध्यान में रखे हुए कि जो आरक्षण वाला मुद्दा था, SC/ST एक्ट वाला मुद्दा था, गिरफ्तारी वाला मुद्दा था, और दूसरा कि ये चुनाव में उनको लगता है कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ है, तो ये उनको साधने की, बैलेंस बनाने की कोशिश है कि नहीं, वो वोट बैंक जो थोड़ा बहुत नाराज होकर चला गया था। हालांकि मनोज जी, हमने बिंद क्षेत्र में देखा है कि जहां पे ये वोट बैंक पर्याप्त मात्रा में है, 24% निर्णायक स्थिति में है, और लेकिन वह भाजपा की सर्वाधिक सीटें जीती हैं बिल्कुल उस मामले के बाद। लेकिन ये हमें देखते हैं कि चंबल ग्वालियर में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, एक बेल्ट में नुकसान हुआ, तो भाजपा मुझे लगता है कि उसको साधने की कोशिश कर रही है। और जैसे जातिगत समीकरण की बात है नगरीय निकाय चुनाव में, तो हम देखते हैं कि पहले आदमी व्यक्तिगत देखते थे, अब जातिगत वोट बैंक हमने ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत के चुनाव में तक देखा है मनोज जी। जिस वर्ग के ज़्यादा वोट बैंक होते हैं वो समाज के आधार पर एक तरफा चले जाते हैं, तो ये निर्णायक वोटर तो हो ही गए हैं कि जिस वर्ग का होता है उसी आधार पर आजकल दल भी, कोई भी दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो और बसपा हो, वो उस हिसाब से वोट बैंक देखकर टिकट देते हैं। विधानसभा में हम देखते हैं, लोकसभा में देखते हैं, लेकिन लोकसभा में भले ही कम हो, नगरीय निकाय में भी ये बड़े पैमाने पर होने लगा है कि किस वर्ग के कितने वोट बैंक, किस जाति के किस वार्ड में कितने वोट बैंक है, उस आधार पर भी ये निर्णय होता है। और ईवीएम के जमाने में ये आसानी से निकल भी आता है, कैलकुलेशन आसानी से निकल जाता है। जातिगत देखिए सर्वे पे कई बार सवाल उठे कि क्यों करते हैं, इससे भेदभाव होगा, लोगों में दूरियां बढ़ेंगी, लेकिन ये तय है कि आज की राजनीति में सारे मापदंड चलते हैं। बिल्कुल, आप व्यक्तिगत कितने क्षेत्र में सक्रिय हो, इस आधार पर भी वोट मिलते हैं आपको, जातिगत आधार पर भी वोट मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% यदि आप किसी जाति से बिलोंग करते हो तो उसके पूरे वोट आपको मिल जाएंगे, ये भी नहीं है, लेकिन अधिकांश उस तरफ जाते हैं कि हमारे वर्ग का आदमी है, हमारी समाज का वर्ग का आदमी है, समाज का है, तो उस तरफ गिर जाते हैं। तो मुझे लगता है नगरीय निकाय में ये गणित देख कर ही ये सवर्ण आयोग की घोषणा की होगी मुख्यमंत्री ने। प्रकाश जी, एक और चीज़ समझेंगे दर्शकों के लिए, जैसे अभी हमने सुना था नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि बिसाऊ लाल का उन्होंने उदाहरण दिया था, और ये हमने देखा भी, और अभी बाय इलेक्शन में उनको अच्छी खासी जीत भी मिली, लेकिन मुकुल वासनिक को आदिवासी इलाकों में, क्योंकि एक तो उनके सामने पहचान का संकट होगा कि दीपक बावरी हमने देखा था कि लगातार सक्रिय थे, कार्यकर्ताओं को पहचानते थे, मिलते थे, लेकिन बहुत लंबे समय बाद मुकुल वासनिक आ रहे हैं, और ऐसे इलाकों में जहाँ की विंध्य या महाकौशल की अगर खासतौर से बात करें, जहाँ कमलनाथ का प्रभाव माना जाता है, तो क्या बेहतर नहीं होता कि मुकुल वासनिक भी साथ रहते, लेकिन कमलनाथ इसको लीड करते? यह है कि आपके पास एक चेहरा और था, ओमकार सिंह मरकाम, जिसकी बड़ी चर्चा थी कि प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, राहुल गांधी की गुड बुक में है, या कांग्रेस में और भी तमाम सारे आदिवासी नेता, लेकिन कांतिलाल भूरिया को आपने घर बिठा दिया, बाला बच्चन अपने क्षेत्र में सिमटे हुए हैं, तो कोई नया नेतृत्व तो आप लाना नहीं चाह रहे हो, और खास तौर से, और एक ऐसे नेता पे दाव लगा रहे हो जिसके बारे में कह सकते हैं कि जो पर्यटन के हिसाब से आते हैं, 2-3 दिन रुकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी आए थे, विंध्य के दौरे पे गए थे, जिस प्रकार से धक्का मुक्की हुई थी वो सबके सामने था, गुटबाजी खुलकर सामने आई थी, तो स्थानीय नेताओं को वो कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि जब तक आपका खुद का जनाधार नहीं है, आप किसी कार्यकर्ता नेता को पहचानते नहीं है, तो कैसे आप ये कह पाओगे कि जो 21% आदिवासी वोटर है जिसको आप बीजेपी से टर्न करके कांग्रेस के पाले में ले आएंगे? देखो मनोज, 2-4 बातें हैं। एक तो ये बहुत ही हास्यास्पद है कि आप ये उम्मीद करो कि मुकुल वासनिक आएंगे और वो आदिवासी वोटों को आकर्षित कर लेंगे, या वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे वो कर देंगे। वो मध्य प्रदेश का चेहरा नहीं है, वो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सफल नहीं है। मुकुल वासनिक की भी जितनी राजनीति है वो दिल्ली में आला कमान के संरक्षण की राजनीति है, क्योंकि हरियाणा में भी हाशिए पर रहे वो हुड्डा के समय, सब जगह आप देखेंगे। दूसरी बात कि कमलनाथ भी चले जाएं अगर मुकुल वासनिक के साथ आदिवासी क्षेत्रों में, तो क्या कांग्रेस का भला कर पाएंगे? कितने लोगों को वो ज़मीन पे जानते होंगे? जो कमलनाथ छिंदवाड़ा में गाए बगाए हवाई जहाज से आते थे, हवाई जहाज से यात्रा करते थे, चले जाते थे, कुछ लोगों को जरूर कमलनाथ छिंदवाड़ा में जानते होंगे, लेकिन महाकौशल में कितने आदिवासियों को जानते होंगे? दूसरी बात, ओमकार सिंह मरकाम की आपने जो कही, निश्चित तौर पे ओमकार सिंह मरकाम एक उभरते हुए नेता थे। उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लोकसभा का चुनाव जीता था, फिर विधानसभा का भी चुनाव जीता है। इसके अलावा लेकिन आप ये बात करेंगे, आपने कहा कि कांतिलाल भूरिया को घर बिठा दिया, तो कांतिलाल भूरिया प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो क्या तीर मारा? बिल्कुल। बाला बच्चन ने क्या तीर मारा मंत्री रहते हुए, आदिवासी नेता रहते हुए? तो सवाल ये नहीं है कि वो लोग नाकाबिल थे, सवाल ये है कि पार्टी उन्हें अपना नेता मानती है कि नहीं मानती है। ये बड़ा सवाल है कि अगर कांतिलाल भूरिया को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो क्या पूरी कांग्रेस कांतिलाल भूरिया के पीछे थी? ऐसा संभव है कांग्रेस में? मुकुल वासनिक आ जाएंगे तो क्या मुकुल वासनिक मध्य प्रदेश के नेता हो जाएंगे? बिल्कुल, ये संभव है क्या?
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस रणनीतिक स्तर पर गलतियां कर रही है। जो स्थानीय स्तर पर आपको नेतृत्व उभारने की ज़रूरत है हर जगह, चाहे वो किसी ज़िले में हो, चाहे किसी नगर पालिका में हो, चाहे किसी नगर निगम में हो। ब्लॉक कांग्रेस से लेकर जिला कांग्रेस तक स्थिति ये है कि वो अभी भी सब गुटों में बटे हुए हैं। एक गुट कम हो गया, सिंधिया गुट कम हो गया, ये मतलब कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि मान लीजिए दिग्विजय सिंह का गुट है। अब दिग्विजय सिंह के गुट में आप एक छोटे शहर में चले जाओ तो दिग्विजय सिंह के भी 4 अलग अलग वहाँ पे गुट, अलग अलग नेताओं के अलग अलग गुट होंगे। बिल्कुल। फिर उनसे छोटे के अपना अलग गुट होगा। तो हर एक कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ किसी नेता से जुड़ा हुआ है, पार्टी से जुड़ा हुआ कोई नहीं है। लेकिन हम इससे उल्टा देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आज अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत हासिल कर सकी है, इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत बनी है, तो उसके पीछे संगठन का योगदान भी है और चेहरों का योगदान भी है और नेतृत्व का योगदान भी है। बिल्कुल। क्या आपने ऐसे चेहरे तैयार किए, आपने ऐसा नेतृत्व दिया, पार्टी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जिसको तय कर दिया उसके पीछे है एक, वहाँ पे फिर एक बार नेता तय हो गया बिल्कुल तो फिर कोई सवाल नहीं है। फिर हमने देखा कि लालकृष्ण आडवाणी भी घर पे बैठे, मुरली मनोहर जोशी भी घर पे बैठे, राजनाथ सिंह नंबर 2 हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का वो होता है, क्या इस तरह की कार्यशैली कांग्रेस में संभव है? तो मुझे नहीं लगता कि ये जो नगर निगम के या स्थानीय निकायों के जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस कोई तीर मारने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार की असफलताएं हो सकती है, बिल्कुल, और भी हो सकती है, लेकिन वो जो मेहनत है, वो जो लोगों से पब्लिक कनेक्ट है, जो संगठन की ताकत है, जो चेहरे का आकर्षण है। जैसे मनोज जी कांतिलाल भूरिया भी थे तो वो दिग्विजय सिंह की छाया से बाहर नहीं निकल पा रहे जितने समय प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनको तो चाहिए भी ऐसे ही लोग थे कांग्रेस में तो जो अध्यक्ष माने जाते थे। नेता प्रतिपक्ष भी यदि जमुना देवी रही तो पूरे टाइम तक उनकी लड़ाई चलती रही दिग्विजय सिंह खेमे से। उनको भी आपने टांग पकड़ के खींचते ही रहे, उनको बढ़ने नहीं दिया आगे। सुभाष यादव के साथ भी यही हुआ, सुरेश पचौरी के साथ भी यही हुआ, और हमने तो देखा भी, और अब कमलनाथ के साथ भी यही हो गया। कमलनाथ ने खुद ही कर लिया। बिल्कुल। एक और चीज़ है ब्रजेश जी, जो टांग खिंचाई की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज जैसे हमने देखा कि वीडी शर्मा ने कहा है कि वो जो एक प्लान कर रहे हैं कि जो युवा चेहरों को उतारा जाएगा, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जो विधायक ना हो, सांसद ना हो, ऐसे नए फ्रेश चेहरे युवाओं को मौका मिले नगरीय निकाय चुनाव में, चाहे फिर वो महापौर हो, चाहे वो पार्षद हो। इसके उलट कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि उपचुनाव में हारने के बाद उनको नगरीय निकाय की तैयारियां कर देना थी, लेकिन वो पहले से कह देते कि इंदौर में संजय शुक्ला को महापौर का टिकट घोषित कर देते हैं। वो अभी हो सकता है 2-4 ऐसे और नाम लिया है। तो जब आप एक व्यक्ति के पास विधायकी है तो क्यों नहीं आप नए चेहरों को आगे लाए जाए? अगर ठीक है वो किसी नेता का समर्थक हो, उसका बेटा, कम से कम उसको ले आइए। तो ये जो फ़र्क है वो हमको लग रहा है नगरीय निकाय में एक बड़ा फ़र्क डालेगा, क्योंकि यूथ के बीच एक मैसेज जाता है और जो कार्यकर्ता है उसको भी लगता है कि कम से कम एक ऐसी पार्टी से जुड़े जहाँ पे कार्यकर्ता की पूछ परख की बजाय ऐसी पार्टी के कि या तो यहाँ किसी को कुछ मिलता ही नहीं है या मिलता है तो एक ही को सब कुछ मिलने लगता है। मिलेगा तो मतलब छप्पर फाड़ के मिलेगा। देखिए मनोज जी, उपचुनाव में हम देख रहे थे, नहीं तो छप्पर भी ले लेंगे। हाँ, उपचुनाव में हम देख रहे थे कि हमें उम्मीद थी, या कांग्रेस से जैसी पूरे प्रदेश उम्मीद कर रहा था कि यदि सिंधिया खेमा पूरा चला गया है तो वहाँ उनके कांग्रेस के नए चेहरों को देंगे। इस बार भले ही हार जाए वो, आगे मतलब तैयार हो जाएगा, जमीन तैयार हो, पीढ़ी तैयार हो जाएगी। लेकिन हमने वहाँ देखा नहीं हुआ। अब जो लोग वहाँ गए हैं, जो हार गए हैं, वो उनको कांग्रेस अब टिकट नहीं देगी। सिंधिया के लोगों को टिकट दिया, बीजेपी से लोगों को लाकर टिकट दे दिया, मतलब उन्हें कांग्रेस ही तो कोई मिल ही नहीं रहा था। और दोनों तरफ से सिंधिया के लोग थे, हाँ, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। और दूसरी बात ये है मनोज जी कि अब आप ये बताइए कि जो लोग हार गए हैं, आपने उनको साइड में रख दिया, अब आप उनसे कहोगे कि ये सिंधिया खेमे के आदमी थे, भाजपा से आए थे, अब हम लोगों को तैयार करेंगे। तो लोगों को तैयार क्या करेंगे? आपके पास लोग हैं नहीं, या आपने जो तैयार किए नहीं है, होने नहीं दिए बड़े नेताओं ने। या तो पट्टावाद चला, तो यदि पट्टे थे तो जो चले गए, सिंधिया जी तो सारे पट्टे थे, सारे चले गए। अब वहाँ तो कांग्रेस को नई पौध खड़ा करना थी ना, तो उन्होंने नई पौध तो लगाई नहीं मनोज जी, दूसरे का पेड़ उखाड़ के ले आए। तो अब वो तो अपन पेड़ों की शिफ्टिंग देखते हैं किस तरह से शिफ्ट होते हैं, बड़ी मुश्किल से 80-90% सूख जाते हैं। वो तो कांग्रेस से तैयारी करना पड़ती है, अचानक जेसीबी से उखाड़ के नहीं लगते हैं। और उसमें शिफ्टिंग में 80-90% यदि आपने शिफ्टिंग की है तो बाकायदा उनकी देखभाल उस तरीके से होना चाहिए कि वो वहाँ आपके यहाँ मजबूत जड़ें जमा लें। लेकिन आप जड़ें आप भूल गए इसके बाद, उपचुनाव के बाद तो वो जड़ें तो जमी नहीं आपके यहाँ, जहाँ से उखड़ आए थे वहां के भी नहीं रहे वो। तो अब आप नया चुनोगे, नया आपके पास है नहीं, तो आप क्या करोगे? जो आपके पास है उन्हीं को दोगे ना टिकट, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि यदि नगरीय निकाय चुनाव में हम हार जाएंगे,
हार जाएंगे तो यदि नए लोगों को जो उम्मीद पहले थी उपचुनाव में, वो उम्मीद कह रहे थे ना कि 28 में से 28 हम जीतेंगे, बिल्कुल वो उम्मीद तो अब है नहीं नगरीय निकाय चुनाव में कि जितनी नगर पालिका सारी नगर निगम भाजपा के पास थे पूरे जीत जाएंगे। तो उनके पास जो लग रहा है मजबूत दिख रहे हैं उनको, क्योंकि नए चेहरों को मौका नहीं देना चाहते कि वो जीत ही नहीं सकते, ये उनकी धारणा है। वो ये नहीं देख रहे कि आगे हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो है, वट वृक्ष के नीचे कोई दूसरा पौधा पनपता भी नहीं, तो जब तक जो पुराने वट वृक्ष है कांग्रेस के, तो उसके नीचे कोई नया पौधा पनप पाएगा कि चुनाव लड़ने में सक्षम कौन है, पैसा जेब से खर्च कौन कर सकता, पार्टी क्या करेगी। बिल्कुल, देखिए तो जेब से पैसा खर्च करने में कौन सक्षम है, इस तरह की स्थिति बीजेपी में नहीं बनेगी। ये भी स्थिति है मनोज जी। दूसरा, पैसा खर्च कौन करेगा और लोग किसके पास हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के पास संगठन कोई है नहीं। भाजपा में आप किसी को खड़ा कर दो, एक संगठन चुनाव लड़ता है, आपके पास घर घर जाके वोट मांगेगा, आपका जो उम्मीदवार है वो बाद में पहुंचेगा, उससे पहले कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे, पूरे फील्डिंग जमा लेंगे, पूरा काम कर देंगे, पूरी वो कर देंगे, व्यवस्था जमा देंगे। और आप कांग्रेस के पास आदमी किसके पास है, जो वहां का क्षेत्रीय नेता है उसी के पास है। जैसे आप कह रहे हैं शुक्ला जी को उम्मीदवार बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, पैसा भी शुक्ला जी लगाएंगे। विधानसभा के नेता है, एक विधानसभा के नेता, इंदौर बहुत बड़ा है, इंदौर बड़ा है, तो कम से कम एक क्षेत्र में तो वो उनका कार्यकर्ता हो जाएंगे, वो दूसरे क्षेत्र में लगा सकते हैं। मतलब उनके पास आदमी है, फौज है। मतलब एक चिंता ये खत्म हो जाएगी कांग्रेस की कि इंदौर में उनको पार्टी संगठन से पैसा खर्च करना है, विधायक जी अपने आप लड़ लेंगे। पैसा तो वैसे ही खर्च नहीं करते हैं कांग्रेस। यदि पैसा खर्च किए होते तो 2008 में ही कांग्रेस की सरकार बन जाती। नहीं, लेकिन ईओडब्ल्यू की जो रिपोर्ट है वो तो कुछ और कहानी कह रही है, लेकिन वो भी सबको पता है, उस पर भी कोई कभी बात करेंगे। लेकिन चूंकि अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा तो इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी के सामने इसलिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वो फिर से सत्ता में है और पिछली 2018 के जो नतीजे तो 2019 के नतीजे, इन सब में सबक छिपा हुआ है। तो हो सकता है बीजेपी इससे सबक लेकर 2021 के जो नगरीय निकाय है उसकी तैयारी करेगी। और कांग्रेस को सोचना होगा कि जो वोट बैंक उसका परंपरागत वोट बैंक माना जाता था, वो लंबे समय उसके साथ छिटका रहा। कुछ समय के लिए वो 2018 में आया, लेकिन 2019 में वापस वो आपसे दूर चला गया। तो क्या 2021 में मुकुल वासनिक या कांग्रेस के तमाम नेता इस वोट बैंक को वापस ले आ पाएंगे? और लाने के लिए उनको जो जतन करना है, क्या कांग्रेस उसके लिए तैयार है? इस पर भी सबकी निगाह रहेगी। तो अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।